बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अगर 5 अगस्त के बाद की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सियासत कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं या तो वो जेलों में बंद थे या घरों में नज़र बंद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने करगिल में पार्टी लीडरान और ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टी के तर्जुमान आला आगा सईद रूहुल्लाह भी मौजूद थे। क्या कुछ लीडरान को हिदायत दी गई है, क्या कुछ ओहदेदारान से बात हुई है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस पर हम बात करेंगे। बराह रास्त हमारे साथ आगा सईद रूहुल्लाह जुड़े हैं। आगा साहब, हमारे साथ न्यूज़ बुलेटिन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ बातें हुई हैं, अगर हम जो करगिल में आपके जो लीडरान हैं या ओहदेदारान हैं, क्योंकि अब करगिल जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, अलग यूटी जो बनाई गई है, तो क्या कुछ जो हिदायत दी गई है वहाँ के पार्टी लीडरान को? इस वक्त इस मरहले पे हिदायत देने की बात के लिए ना ये मीटिंग की गई, ना हिदायत देने की कोई गुंजाइश थी। और 1 साल के बाद उमर साहब भी चूंकि कुछ महीने पहले जेल से रिहा हुए और अभी भी बहुत सारे हमारे साथी और मैं भी खुद बशमूल अभी भी घर में नजरबंद है, तो इस 1 साल के अरसे के दौरान अपने साथियों से ना बात हो पाई थी और 5 अगस्त के बाद उनके सियासी मुस्तकबिल के बारे में उनसे सलाह मशवरा नहीं हो पाया था। और क्योंकि कश्मीर के अक्सर हमारे साथी जो है वो अभी भी नजरबंद है, घरों में नजरबंद है, तो ये मौका फराहम हुआ कि करगिल के जो हमारे साथी है उनसे बात की जाए और 5 अगस्त के बाद उनकी सोच क्या है और करगिल की आवाम जो है बिलउमूम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वाबस्ता लोग बिलखुसूस 5 अगस्त के बाद किस तरह की सोच रखते हैं। तो आपसी सलाह मशवरा और 5 अगस्त के बाद तंजीमी उमूर पे भी और रियासती उमूर पे भी सियासत के हवाले से बात हुई। तो ये मरहला हिदायत देने का नहीं था, ये मरहला इस बात का था कि क्या करगिल के लोग या खिता लद्दाख के लोग अभी भी उस तरह से तंजीम से भी और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अभी भी उसी तरह से जुड़े हुए हैं, अपने फिक्र में, अपने जज्बात में उसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं। तो ये मरहला इस बात का था कि उनसे पता किया जाए, उनसे राय ली जाए, बजाय इसके कि हम अपनी आइडियोलॉजी उन पे थोपे या अपना नजरिया उन पे थोपे। क्या किसी नजरिए के साथ वो चलने के लिए तैयार है? तो वो इस तरह की बात जो है वो कल हुई, जिसमें तंजीमी उमूर पे बहुत ज्यादा जरूरी थे इस हवाले से, और करगिल खिता लद्दाख के लोगों के जज्बात जानना भी बहुत अहम था। अगर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम 5 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की हालात देखें, सियासत के हवाले से बहुत कुछ हुआ, शायद जो उम्मीद में नहीं था यहाँ के सियासतदानों के, यहाँ के लोगों को, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन हुआ, तो क्या गुपकार डिक्लेरेशन उसके बाद तो जो लीडरान हैं वो जाहिर सी बात है या तो नज़रबंद रहे या उनको जेलों में भेज दिया गया। तो क्या उम्मीदें हैं गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से? क्या आइंदा कुछ इस पे लाएअमल होगा, कोई बात होगी? जो भी वहाँ पे उस वक्त जो बातें हुई थी, जिन मुद्दों पे बातें हुई थी, उनको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, गुपकार डिक्लेरेशन में बाकी सियासी जमातें भी शामिल थी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात कर सकता हूँ या अपनी तरफ से बात कर सकता हूँ। जिन बातों की अक्कासी या जिन बातों का अहद जो है गुपकार डिक्लेरेशन में किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उन उसूल पे कायम और दायम भी है। और 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ जो कुछ भी उस वक्त रियासत के साथ गैर आईनी तौर ज्यादतियां की गई, चाहे डिक्लेरेशन के बाकी जो तंजीमें है, फरीकैन है, वो उसमें अब आगे जाके साबित कदम रहे या ना रहे। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कहूँगा आपकी वसादत से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उसूल पे कायम है, अपने उसूल पे दायम है। 5 अगस्त के फैसले को मुस्तरद करती है। 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है और 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सियासी तौर भी सरगर्म रहेगी। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 5 अगस्त के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में भी सरगर्म है,
केस दायर किया है, और जो ही हमारे साथी जो नजरबंद है इस वक्त, मैं भी इस वक्त नजरबंद हूँ, मेरे दूसरे साथी भी इस वक्त नजरबंद है, हमारे कुछ लीडर्स जो जेल में थे वो रिहा हुए हैं, और हमारे अक्सर साथी नजरबंद है। जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी साथी इस पाबंदी से बाहर आ जाते हैं, वर्किंग कमेटी बैठेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ गुपकार डिक्लेरेशन बल्कि अपने उसूलों की दिफा के लिए, रियासत के हुकूक के दिफा के लिए और 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ बिल्कुल सरगर्म अमल रहेगी, और उसके खिलाफ बिल्कुल बाज़ाब्ता एक मुहिम। अगर साहब लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे इलेक्शन की अब बातें भी हो रही है, कई यहाँ की जो पार्टी है, नेशनल पार्टीज़ की हम बात करें या जो नई पार्टियां यहाँ पे बनाई गई रीजनल पार्टीज़, वो जोर दे रही कि इलेक्शंस होने चाहिए, अगरचे यहाँ पे स्टेटहुड को वापस नहीं दिया जाएगा फ़िलहाल, या आर्टिकल जो एब्रिगेट किया है उस वाले से कोई फैसला भी नहीं आएगा, तो इलेक्शंस होने चाहिए। एक तो मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा आपकी तरफ से, और दूसरा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा ले सकती है इलेक्शन में अगर स्टेटहुड को वापस नहीं दिया गया, या आर्टिकल 370 के खिलाफ कोई जो अभी कह सकते कोर्ट से कोई अभी हतमी फैसला नहीं आया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी पार्ट का हिस्सा बन सकता है? आप बहुत सारे सवाल वक्त से पहले पूछ रहे हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, मगर जब इन सवालों का वक्त आएगा, फिलहाल हमारा मकसद यही है कि हम रियासत की हर एक इकाई को, जिसमें खत्ते लद्दाख भी शामिल है, उनको जमा करें, उनके साथ सलाह मशवरा करें, और जल्द से जल्द हमारे सभी साथी सीनियर लीडर हजरात जो है वो पाबंदी से रिहा हो। इसके लिए हम अगले हफ्ते में हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर रहे हैं कि सबकी जो पाबंदी में रखे गए हैं सबकी पाबंदी अब हटाई जाए। वर्किंग कमेटी बैठेगी, जब इलेक्शंस की बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन का जवाब देगी, आपके इन सवालों का जवाब देगा। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे अहम बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियासत के तशख़्ख़ुस के साथ खेला गया, रियासत के हुकूक के साथ खेला गया, और वो सारे इक़दाम गैर आईनी थे, गैर कानूनी थे, गैर उसूली थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त नेशनल इलेक्शंस का या बाकी जिन जमातों का आप नाम ले रहे हैं उनके शुआर का, उनके नारों के लिए इस वक्त नहीं है। सबसे अहम और पेचीदा मसला इस वक्त ये है कि हमारे साथी रिहा हो, और हमारे साथी रिहा हो के नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हुकूक के लिए, रियासत के हुकूक को दिफा के लिए खड़ी हो जाए। अगर साहब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला आगा सईद रूहुल्लाह बात कर रहे थे, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे या जो कह सकते हैं कि सियासत जो जम्मू कश्मीर में अभी हो रही है उस वाले से उन्होंने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर स्टैंड है कि आर्टिकल के हवाले से जब तक पूरी तरह बात नहीं होगी तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार है। करगिल में जो लीडरान के साथ उन्होंने बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वो खाली हाल पूछने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल करगिल के हवाले से है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें हम, कोविड-19 का कहर बराबर जारी है, तादाद बढ़ती जा रही है, और जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अमवातें भी अब बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के दिन के हवाले से बात करें, 3 अमवातें अभी तक हुई है, और जिनमें एक 35 साल लड़की की भी मौत हुई है शहर श्रीनगर में कोविड-19 के हवाले से। डॉक्टर्स बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, SOPs को फॉलो करें। तो क्या कुछ सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से? मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज 3 अमवातें हुई हैं और 35 साल लड़की की मौत की भी खबर आ रही है कोविड-19 के हवाले से है, क्या है पूरी तफसील आपके पास? देखिए, सुबह से ही या कल शाम से ही हम इसे कह सकते हैं कि एक बार फिर अगले दिन की शुरुआत होती है, और जो कल के डेट तक जो डेथ्स हुई थी उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है उसमें 3 डेथ्स जो है रात से लेकर सुबह तक रिपोर्ट की गई हैं, और उसमें 35 साल की एक जो खातून भी है जो शहर श्रीनगर से उनका ताल्लुक़ है वो भी इसमें आई हैं। लेकिन तीनों जो केसेस हैं, एक तो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन बेसिकली या बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं तो वो नमूनिया के शिकार थे। बायलेटरल नमूनिया या नमूनिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये पेशेंट्स थे। अलग अलग बीमारी थी लेकिन नमूनिया कॉमन था सब में, और आज तक जितनी भी डेथ सामने देखी उनमें नमूनिया कॉमन था, और नमूनिया की ही वजह से ही ज़्यादा अमवात जो है हो रही हैं। कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि COPD और नमूनिया के बहुत सारे पेशेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू, तो इस वजह से यहाँ पर जो डेथ रेट है ऐसे पेशेंट्स की वो जम्मू के मुकाबले में भी
ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर बेशतर जब हमने भी डॉक्टर साहिबान के साथ बात की तो वही लोग जो है सिम्टम्स उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्हीं में ज़्यादातर ये सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। और कुछ डॉक्टर साहिबान का मानना है कि जो नमूनिया है वो कश्मीर में अब बहुत बढ़ रहा है, और इस हवाले से उनका मानना है कि जो है ये हमारे काबू से भी बाहर हो रहा है और उस पर रिथिंक की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो यही एक वजह है कि ऐसे केसेस की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि SOP की वायलेशन हो रही है और इसको अब देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गाड़ियों से लेकर मार्केट्स तक, मार्केट से लेकर दूसरे जो कारखाने हैं वहाँ पर भी इसकी देख रेख के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि सोशल डिस्टेंस कम हुआ है, नतीजा ये है कि जो मास्क का इस्तेमाल है वो बिल्कुल कम हुआ है, जिसके नतीजे में अब केसेस जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। हिलाल, ये भी खबरें आ रही कि काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं कोविड के बगैर, जिनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं और फिर जिनको खतरा लाहक होता है कोविड पॉजिटिव होने का, वो उनकी तादाद भी अब अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में उन पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है। आपने डॉक्टर से बात की है, वहाँ के अमले से बात की, तो क्या कुछ सामने आया? देखिए रूफ, देखा जाए तो कश्मीर के अंदर अलग अलग बीमारियों में बहुत सारे लोग जो है मुलविस रहते हैं, मुब्तला रहते हैं। और जब कोविड नहीं था उससे पहले हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर जो स्टेट हॉस्पिटल तक या जितने बड़े बड़े इदारे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती थी, OPDs में काफ़ी भीड़ रहती थी। तो उसका मतलब ये नहीं कि जब कोविड आ गया तो कोविड से एक बीमारी पैदा हो गई, 100 बीमारियाँ दफ़ा हो गई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीमारियाँ सभी हैं और अब केसेस जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। और जब से हमने देखा कि अब रिस्ट्रिक्शंस में भी ईज़ हो रहा है, तब से अब हॉस्पिटल्स की तरफ भी रश बढ़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब से कोविड हुआ है और उसके बाद हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ, इसके जो ऑफशूट्स है अब धीरे धीरे ये बात भी सामने आ रही है। कुछ साइकेट्रिस्ट का ये भी मानना है, जो माहिर अमराज ज़हन है उनका ये भी मानना है कि अब डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मरीज़ बन रहे हैं। तो इस वजह से अलग अलग कॉर्नर्स पे जब हम देखते हैं इसके ऑफशूट्स बहुत भयानक हैं, बहुत ख़तरनाक है। और एक तरफ जहाँ रेट नहीं कम हो रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों में अब आम लोग जो है वो मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो एक बड़ा थ्रेट जब हम कोलेटरली इसको देखते हैं। हिलाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनके जो डेथ्स के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि कोविड एक तरफ जहां चल रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी डेथ्स होती है? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहिबान के साथ हमारी बात हुई है, उनका मानना है कि किसी भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है, कोई भी बीमारी हो। और कोविड के विज़ाविज़ भी सबसे बड़ी अहम बात यही है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ताकतवर है, मजबूत है, तो वो इसका बगैर दवाई ही जो है इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब कोई इंसान बीमार होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो लंग्स रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा जो है इंसान की हालत को बिगाड़ देता है। लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या और भी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, COPD है, कैंसर डिजीज़ है, तो इससे इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और जिन इंसानों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है उन पर यह वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है, उन पर ज़्यादा वार करता है, तो उन लोगों का सर्वाइवल फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हिलाल, लास्ट में जानना चाहूँगा मैं, प्लाज्मा थेरेपी की बातें हो रही थी पहले से ही, अब यहाँ पे अगर कश्मीर की हम बात करें तो सोरा में कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना जो प्लाज्मा दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, जहाँ वैक्सीन नहीं है तो थोड़ी बहुत राहत है प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी जो काफ़ी सेंसिटिव है, या हम कहेंगे कि जो काफ़ी सीरियस है, यानी जो पहले पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद अगर उन्हें थेरेपी दी जाती हैं तो उनके रिकवरी के रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये एक आजमूदा फार्मूला है, ये मुल्क के साथ साथ दीगर ममालिक में भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है, अमलाया गया है। इससे पहले भी चूँकि बहुत सारे डॉक्टर साहिबान ने कश्मीर के अंदर इसकी ज़रूरत बताई थी, लेकिन अभी तक इसको कश्मीर में जो है शुरू नहीं किया गया था। लेकिन बिलाखिर अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से इनिशिएटिव लिया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर इसके जो बैंक्स है वो जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर बने हैं, जहां पर लोग अपना प्लाज्मा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर डोनेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वही लोग इसमें डोनेट कर पाते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ अच्छी होती हैं और उसके साथ साथ जो पहले पॉजिटिव हुए होंगे और उसके बाद नेगेटिव उनका टेस्ट आया होगा। फिर एक पीरियड होता है 14 दिन या 28 दिन का, जिसकी मुद्दत के बाद उनसे प्लाज्मा लिया जाता है और उस प्लाज्मा के ज़रिए
फिर जब उसे ट्रांसमिट किया जाता है ऐसे पेशेंट पर जो वेंटिलेटर पर ख़ास तौर पर होगा, जो काफ़ी सीरियस होगा, तो उसकी जान ये प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए बचाई जा सकती है, ये डॉक्टर्स का मानना है। चलिए हिलाल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हिलाल हांजूरी ने बात की कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि तादाद बढ़ रही है और ऐसे भी पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है जो मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला है और उनकी तादाद यहाँ के अस्पतालों में बढ़ रही है, शायद जिनके लिए ज़्यादा ख़तरा रहता है, कोविड-19 लाक है कि उनको ये वायरस लग सकता है। तो लोगों से बार बार डॉक्टर्स जो है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंस को मेनटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतना ही हम कोविड से बच सकते हैं। नाजरीन, आपको देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड के हवाले से ही, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि तादाद बढ़ रही है जो यहाँ के पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, चाहे हम निमोनिया की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, ऐसे भी बीमार हैं जिनकी तादाद यहाँ के अस्पतालों में बढ़ रही है और डॉक्टर्स ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और डॉक्टर्स का कहना है कि ये सीरियस इशू है, क्योंकि यही लोग फिर कोविड में मुब्तला होते हैं। डॉक्टर निसार हुसैन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ने इस हवाले से बात की हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ। आए आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है डॉक्टर निसार हुसैन का। देखो, कल जो मैंने देखा वो शायद ये जो कोविड के हवाले से मैंने जो कल देखा वो मैंने आज तक नहीं देखा। कल जब मैं कैजुअलिटी में राउंड के लिए गया, I saw an alarming situation. Out of 40 to 45 patients, मैंने लगभग 90% patients जो थे वो नमूनिया लेके आए थे। Most of these patients had come with pneumonia and bilateral pneumonia. न सिर्फ ये बुजुर्ग लोग थे बल्कि all sorts of age group were there, young, middle aged and elderly. और ये समा मैंने काफ़ी देर के बाद देखा कि 90% ऑफ द पेशेंट्स इन द कैजुअलिटी हैड ड्रॉप्ड इन विथ बाइलैटरल सीवियर नमूनिया। मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स जो है वो ऑक्सीजन, दे वर नीडिंग ऑक्सीजन एंड हमने उनको ऑक्सीजन पे डाला। एंड सम ऑफ द पेशेंट्स ऑल्सो नीडेड आईसीयू सेटिंग, बट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड्स, आईसीयू बेड्स, we had to keep them on oxygen. ये समा मैंने काफ़ी देर के बाद देखा और वो अभी भी यहाँ पे है। हमने ऑलमोस्ट सारों के कोविड टेस्ट निकाले हैं, बिकॉज दे आर हाईली सस्पेक्टेड पेशेंट्स। इनमें अलामतें कोविड की थी और इनमें नमूनिया था और इनमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होती। और ये चीज़ मैंने इन महीनों में नहीं देखा था। इन महीनों में मैंने माइल्ड अटैक लेके आते थे पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर कमिंग एसिम्प्टोमेटिक, और कोई पेशेंट जो था वो सीवियर या जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। और वो भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अभी ये पेशेंट क्रिएट हो गई है। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन जो हम यहाँ पे अस्पतालों में देखते हैं, न सिर्फ एसएमएचएस में, अब मैंने अपने कलीग से सौरा में पूछा, मैंने अपने कलीग से सीडी हॉस्पिटल में पूछा, बाकी अस्पतालों में भी यही हाल है। लोग नमूनिया लेके आते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू डेज पीपल आर कमिंग इन फ्लॉक्स विथ नमूनिया एंड सीवियरली। मुझे लगता है वन ऑफ द फैक्टर्स इज जो ये ईज आउट रेस्ट्रिक्शन होगी एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग precautions, so that is why more and more people are getting infected and more people are having now the severe disease. लगता है अब चाहिए कि हर अस्पताल में एक कमेटी बन जाए और जो ये कमेटियां बन जाएंगी, दे शुड हैव जो कश्मीर के हवाले से फिर एक पूरी कमेटी बन जाए, so that every day they should meet now, because the situation is alarming, it is going from bad to worse, so that जितने भी experts हैं यहाँ पे वो हर दिन मिले और so they devise policies कि कैसे इस स्प्रेड को आप प्रिवेंट कर सकते हो। मगर मुझे लगता है इस वक्त जो आज के हवाले के जो केसेस आते हैं, मुझे लगता है कि the virus is spreading left and right and people are not possibly following the social distancing. Second is we have to see whether this virus has changed. इस हवाले से मैं
as an expert opinion दे सकता हूँ, we should go for an immediate lockdown of few weeks so that we can at least prevent the further spread, prevent the further deaths, and we can watch with the lockdown. اور کوئی طریقہ نہیں ہے, because patients are dying, ہر روز مرتے ہیں patients, and اگر یہی حال رہا we'll have more deaths and then the situation will be out of control. چلیے ناظرین, شہر سری نگر میں لوگوں کے چالان اور ساتھ ساتھ ان کو ماسک دیے گئے ہیں. ماسک دینے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کتنا احتیاط کر سکتے ہیں, آپ کتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, باقی لوگوں کو بچا سکتے ہیں جن کے نزدیکی میں آپ سفر کرتے ہیں, یا گاڑیوں میں یا دکانوں پہ یا سڑکوں پہ. تو پوری طرح شہر سری نگر کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس پہ نظر رکھی تھی, لوگوں کے چالان بھی کیے گئے ہیں اور ان کو ماسک بھی دی گئی ہے. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے. الیکشنز ہونے والے ہیں 14 تاریخ کو, جو میئر کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں, کیونکہ جنید اعظم متو جو ہیں ان کو ووٹ آف نان کانفیڈنس کی وجہ سے اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑا. اس کے بعد اب نئے جو میئر ہیں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے, ان کی تیاری میں لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو کارپوریٹ جڑے ہوئے ہیں. پہلے نام لیا جا رہا تھا جنید متو کا پھر سے, یا شیخ عمران کا, کیونکہ شیخ عمران کا ایک بڑا ہاتھ کہہ سکتے ہیں ہم جنید متو کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے, کیونکہ جس طرح انہوں نے سرگرمیاں کی ہیں. مگر کانگریس کے جو 18 کارپوریٹرز ہیں ان کو ابھی تک گنا جاتا تھا, جو جنید اعظم متو ان کے ساتھ گنا جاتا, مگر کانگریس نے پلڑا جو ہے وہ اپنا باری سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس کا جو میئر بن سکتا ہے. آصف بیگ جو ہے جو کانگریس کے کارپوریٹر ہیں, انہوں نے بات کی ہمارے ساتھی فردوس احمد کے ساتھ. آئے آپ کی نظر کرتے ہیں اور کیا کہنا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر کے حوالے سے کانگریس کے کارپوریٹر آصف کا. میری پارٹی کی عادت کو سوچنا ہے کون کیپیبل ہے, کس نے یہ جنگ لڑی, کس نے کرپشن کے خلاف آواز کونسل سے لے کے پورے ایوانوں تک اٹھائی. پارٹی کو بھی اس چیز پہ وچار کرنا چاہیے کہ کون سنسیئر پارٹی کے لیے کام کرتا ہے. ہمیشہ کس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی, کس نے جنید متو کے خلاف مورچہ سنبھالا, کس نے شیخ عمران کو جب وہ ٹریک سے پی سی اس نے جوائن کی, کس نے اس کو ٹریک پہ واپس لانے کی کوشش کی. ہم نے تو پہلے ہی الیکشن میں اپنا میئر کینڈیڈیٹ اٹھایا تھا, لیکن اس ٹائم ہمارے میئر کینڈیڈیٹ نے 26 ووٹ لیے. جنید عظیم متو نے پیسوں کے عوض اس ٹائم 40 ووٹ سیکور کیے, اور ہمارے کچھ ریجنل پارٹیز کے دوست سے جنہیں لوگوں کو بولا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, وہاں سے ان کے پروکسی کینڈیڈیٹ آئے تھے, ان نے ہم کو کچھ پیچھے سے چھرا بوپا. ہمیشہ میرے حساب سے اگر کانگریس پارٹی ایک سمجھو پڑھے لکھے یوتھ کو آگے لانا چاہتے, جو ہمارے راہل گاندھی جی کا سپنا ہے یوتھ آگے آئے, کچھ کر کے دکھائے لوگوں کے لیے آن گراؤنڈ, ہم خالی باتیں نہیں. ہمارے چیف منسٹر جب غلام نبی آزاد صاحب تھے, ان کے ٹائم آپ ڈیولپمنٹ دیکھیے, آج کی ڈیولپمنٹ کی اس تلنا کریے. کوئی ان کے خلاف کیوں کشمیر میں آواز نہیں اٹھا, ورنہ مین اسٹریم کو تو ہمیشہ گالیاں پڑتی ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی گالیاں دیتا ہے. میری ریئیکشن آپ لینا چاہتے ہیں, میرے حساب سے میئر پوسٹ کے لیے کانگریس پارٹی سے کوئی بڑا دعوے دار نہیں ہے. جتنے میرے ساتھیوں نے جنگ لڑا, اگر اتنا جنگ لڑنے کے باوجود ہمارا میئر نہیں بنے گا, میرے خیال سے اس سے بڑی بدقسمتی کچھ نہیں ہوگی. چلے ناظرین, آپ نے سنا اور دیکھا کہ کانگریس کے کارپوریٹر آصف بیگ کا کہنا ہے کہ کانگریس بھی حصہ دار ہو سکتی ہے, اور میئر کا جو پوسٹ ہے ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اپنا جو پلان ہے وہ مرتب کر رہے ہیں میئر بننے کے حوالے سے. اب 14 تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون بن سکتا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن کا میئر, کون بن سکتا ہے یہاں کا بابو, جس کے لیے کافی زیادہ ابھی سیاست ہو رہی ہے. یہاں کے اگر ہم ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, وہاں سے لے کر جو زمینی سطح کے ان کے کارپوریٹرس ہیں وہاں تک بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے اویئرنیس کے حوالے سے, کیونکہ جہاں انلاک ہوا ہے وہاں پہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں دی گئی, اور ہر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں کے جو افسران ہیں, وہ لوگوں کو جن میں دکاندار ہے, بزنس ہولڈرز ہے, ٹرانسپورٹرز ہے, یا باقی لوگ ہیں جن کو مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے, یا وہ جو مارکیٹ میں رہتے ہیں, ان کے حوالے سے اویئرنیس کیمپس کا انعقاد کر رہی ہیں. اور ضلع ترال میں بھی, ضلع پامپور کے ترال علاقے میں بھی اسی طرح کا ایک اویئرنیس کیمپ کیا گیا ہے, جو 4 دن تک جاری رہے گا. اور وہاں جو نوڈل آفیسر ہیں, انہوں نے جو دکاندار ہے, بزنس ہولڈرز ہیں, ٹرانسپورٹر ہیں, ان کو جو اویئرنیس دی ہے, ان سے بات کی ہے کہ کیسے بچ سکتے ہیں کووڈ-19 سے, جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, کس طرح کے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کتنا سوشل ڈسٹنس کو مینٹین رکھنا ہے. ٹرانسپورٹرز کو بھی یہ بات سمجھائی
गई है, दुकानदार को भी बात समझाई गई है। हमारे साथी कौसर अहमद ने इस पूरे मामले पे नज़र रखी थी, उन्होंने वहाँ के जो बिज़नेस होल्डर्स हैं उनसे बात की है, वहाँ के नोडल ऑफिसर जो है जिन्होंने इस पूरे जो वर्कशॉप है इस पे लोगों से बात की थी, वहाँ के जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उनसे बात की थी। हमारे साथी ने उनसे भी बात की कि किस तरह बचा जा सकता है कोविड-19 से। आए आपकी नज़र करते हैं। प्रोग्राम गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसमें ट्रांसपोर्टर्स, मतलब होटल वाले, पब वाले, शॉपकीपर सारे मतलब इस मीटिंग में शमूलियत की। मतलब ये जो मतलब मीटिंग थी ये कोविड-19 के मतलब तोड़ने के लिए मतलब बोला गया है कि कैसे ये तो चेन तोड़नी है, कैसे चलना है, क्या करना है, मतलब सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, ड्राइवरों को मतलब और मास्क रखनी है, मतलब गाड़ी में सोशल डिस्टेंस रखनी है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं लगा रखनी है। इसलिए तो थोड़ा हिदायत जो दिए गए तो वो बिल्कुल अच्छे थे। इसलिए मैं भी सब ड्राइवरों को, ड्राइवर साहिबान भी थे मीटिंग में उनको भी जानकारी दी गई कैसे ये चलना है, क्या करना है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम था। एक्चुअली ये जो कोविड-19 की बीमारी है इसको रोकने के लिए मतलब ये जो इन्होंने हिदायत दी कि SOPs का मतलब पूरा इस्तेमाल करके इसको मतलब जो ये बीमारी है इसको रोकने के लिए मतलब यही प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है कि जो लॉकडाउन है हम इसको स्ट्रैटेजिकली और वेल प्लान में अनलॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने डिसाइड किया है कि हम ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे फॉर सेफ बिजनेस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग कोविड-19। इस सिलसिले में हमारा 4 दिन का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, जो 8 तारीख से स्टार्ट हुआ, 8, 9, 10 और 11 डिफरेंट डेज पे हमने डिफरेंट बिजनेस को यहाँ इन्वाइट किया है। लाइक ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स को इनवाइट किया हमने, रेस्टोरेंट ओनर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, लाइक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल से हमने डॉक्टर साहिबान को यहाँ पे बुलाया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल से हमने प्रोफेसर साहिबान को यहाँ पे बुलाया और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया, ताकि उनको वो बताए कि ड्यूरिंग बिजनेस आप कैसे ऑपरेट करें, बिकॉज वी हैव टू कीप आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी सो डेट आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गोज ऑन, यहाँ पे ज़्यादा लोग मुतासिर ना हो। इस सिलसिले में लॉकडाउन के साथ साथ हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे सेफली हम ऑपरेट करें, उसके हिसाब से हमने प्रिवेंटिव मेजर्स पे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से अवेयरनेस कैंप त्राल में लगाया गया था। वहाँ के नोडल ऑफिसर शकील अहमद ने बात की दुकानदारों से, बिजनेस होल्डर से, ट्रांसपोर्टर से कि किस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं, यहाँ की सोसाइटी को बचा सकते हैं। जो लोग उनके साथ मुंसलिक है, चाहे हम दुकानदारों के जो ख़रीदार हैं उनकी बात करें, ट्रांसपोर्टर्स के जो वहाँ पे जो गाड़ियों में बैठते हैं उन लोगों से किस तरह उनको बचाया जा सकता है कोविड-19 से, पूरी तरह एक वर्कशॉप के ज़रिए उनसे बात की गई है और 4 दिन तक ये वर्कशॉप बराबर जारी रहेगा। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ और मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ, मुझे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।